हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल नवोदय ट्यूशन 2.0 में। तो आज की क्लास उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो सभी बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, RMS स्कूल और जितने भी 6th क्लास और 9th क्लास एंट्री के लिए एग्जाम्स होते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये चैप्टर की आज की मैराथन क्लास है हमारी, जिसमें कि हम जो पूर्ण संख्या चैप्टर है उसको आज की क्लास में ही पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। इसकी हम पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद में इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि आप अच्छे से इस चैप्टर को कर पाए। और जितने भी बच्चे 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक पढ़ रहे हैं वो सभी बच्चे भी इससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में भी ये चैप्टर आपको मिल जाएगा। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और इस वीडियो को उन बच्चों को शेयर जरूर कर देना है जो बच्चे नवोदय, सैनिक स्कूल और RMS स्कूल और जितने भी जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी करते हैं। तो आपको इस वीडियो को उनको शेयर जरूर कर देना है, ठीक है। तो हम अपनी वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी हेडिंग है पूर्ण संख्या, उसके बाद में हम संवरक नियम देखेंगे, क्रम विनिमय नियम, उसके बाद में साहचर्य नियम, फिर एक बंटन वितरण नियम, फिर इकाई का अंक। उसके बाद में इसमें विभाज्यता के नियम भी हैं, जैसे इकाई जैसे दो की विभाज्यता का नियम, 3 की विभाज्यता का नियम, 4 की विभाज्यता का नियम। उन सभी को भी हम इसी क्लास में करेंगे। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखना अच्छे से, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो सबसे पहला हमारी जो हेडिंग बनती है वो है पूर्ण संख्या। आपको पता है पूर्ण संख्या हमारे चैप्टर का ही नाम है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए पहले कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो आपको इसकी मैं डेफिनेशन वगैरह कुछ भी नहीं लगाऊंगा, आपको बस नॉर्मल जो मैं बोलूं आपको वो याद रखना है। आपको डेफिनेशन कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यानी कि शून्य सहित सभी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि शून्य सहित, जैसे हम सब यहाँ पे देखें, शून्य सहित जितनी भी जो प्राकृतिक संख्याएं होंगी उन सभी को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, होल नंबर्स कहेंगे। तो देखो यहाँ पे पूर्ण संख्या यानी कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो होती है 1 से लेकर अनंत तक प्लस वाली सभी। और इसमें अगर आपने इसमें जीरो को और इंक्लूड कर दिया, यानी जीरो को इसमें और जोड़ दिया, तो ये सभी संख्याएं क्या बनेंगी, पूर्ण संख्या बनेंगी। कौन सी संख्या बनेंगी, पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। और आपकी जो हेडिंग है वो समाप्त हो जाएगी, अच्छे से आपको याद हो जाएगी। तो शून्य सहित सभी जो प्राकृतिक संख्याएं होंगी उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे, यानी कि होल नंबर्स कहेंगे। इसके बाद में जो दूसरी हमारी जो हेडिंग है, ये कुछ नियम है, यानी कि इसकी जो इस चैप्टर में कुछ संक्रियाएं दी हुई है वो है, उनमें आपको ये नियम लगाने हैं कि ये नियम कैसे कार्य करते हैं और कैसे कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो नियम है वो इसके लिए 4 संक्रियाएं हैं। एक है संवरक नियम, दूसरी क्रम विनिमय नियम, तीसरी है साहचर्य नियम और चौथी है बंटन वितरण नियम। तो ये 4 संक्रियाएं हैं, आपको इनको अच्छे से देखना है। और ये संक्रियाएं किस पर काम करती हैं, देखो मैं बताता हूं आपको। जैसे प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड, ये 4 चीजें होती हैं। इनमें से केवल ये प्लस और जो इनटू है यानी कि मल्टीप्लाई है, इस पर ही इनका प्रयोग किया जाता है। इनके अलावा यानी कि माइनस ये इसके नियम का पालन नहीं करती, और जो भाग है ये भी इसके नियम का पालन नहीं करती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो संक्रियाएं होंगी प्लस और इनटू पर ही लगाई जाती हैं, इसके अलावा माइनस और जो भाग है यानी कि डिवाइड है इस पर काम नहीं करती है। तो सबसे पहली है संवरक नियम। संवरक नियम किसे कहते हैं, इस संवरक नियम में किस प्रकार से संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। तो देखो इसमें ये कहता है कि मानो कि दो कोई संख्याएं होंगी, दो कोई संख्याएं वो पूर्ण संख्याएं हैं। जैसे मैंने माना A एक पूर्ण संख्या है और B भी एक पूर्ण संख्या है। अगर आप इनको जोड़ोगे तो वो भी क्या आएगी, एक निकल के पूर्ण संख्या ही आएगी। तो ये बात कहता है ये कि अगर A और B दो पूर्ण संख्याएं हैं तो जो C होगा वो भी एक पूर्ण संख्या होगी। जैसे मैं एग्जांपल से आपको बताऊं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 + 3, यहाँ पे आप बताओ 2 एक पूर्ण संख्या है, 3 भी एक पूर्ण संख्या है। अगर आप इनको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 5, और ये भी एक पूर्ण संख्या होगी, यानी कि तीनों की तीनों यहाँ पर पूर्ण संख्याएं होंगी। और इसमें कुछ ज्यादा आपको पूछेगा नहीं, बस यही पूछता है, वो एग्जांपल दे देगा ऐसे और पूछेगा बताओ ये कौन सा नियम है। तो आप वहां पर आपको बताना होगा
ये संवरक नियम है। इसके बाद में हम देखेंगे क्रम विनिमय नियम। दो क्रम विनिमय को जो जिसका नाम है इसी से आप इसको याद कर सकते हो, इसको पता कर सकते हो। तो क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है, जैसे मैंने कोई पूर्ण संख्या ली, जैसे मैंने लिया यहाँ पे, जैसे मैं अभी इससे बताता हूँ आपको सूत्र से कैसे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, तो यहाँ पे जी प्लस में ही काम करेंगी, प्लस में काम करेंगी और किस में काम करेंगी, इनटू में काम करेंगी। जैसे a गुणा b बराबर भी कोई संख्या आएगी c, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते दोबारा से, जैसे इसके लिए एग्जांपल एक और देख ले, क्योंकि माइनस और डिवाइड पर तो काम करती नहीं है, ये प्लस और इनटू पर काम करती है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल लिया, जैसे 2 और 3 कई संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, जब इनका इनटू कर दोगे तो कितना आएगा, 6, और 6 भी एक पूर्ण संख्या होगी। तो इस प्रकार से ये काम करता है। इसके बाद में हम देखेंगे क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम भी इसी प्रकार कार्य करता है। क्रम विनिमय नियम कहता है कि अगर a प्लस बी किया आपने, तो ये किसके बराबर होगा, b प्लस a के बराबर होगा। यानी कि अगर आप इन संख्याओं के क्रम बदल दोगे, क्या कर दोगे, a की जगह पे b लिख दोगे, b की जगह पे a लिख दोगे, अगर आप इनको जोड़ो और इनको जोड़ो, जो इनका आंसर आएगा वो हमेशा बराबर ही होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, जैसे मैंने लिखा 2 प्लस 3 और यहां पे लिख दिया मैंने 3 प्लस 2, और आप इनको कैलकुलेट करके देखो, दोनों से आंसर जो होगा वो सेम आएगा। आप देखो यहाँ पे 3 और 2, 2 और 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और 3 और 2 जोड़ोगे तब भी कितना आएगा, 5 आएगा। तो यह नियम यही कहता है कि अगर आप संख्याओं को जोड़ रहे हैं, अगर आपने उनके क्रमों को बदल दिया, तो उन संख्याएं आपस में बराबर रहेंगी, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनका आंसर चेंज नहीं होगा। इसके बाद में जो गुणा के लिए कैसे काम करता है, जैसे मान लो a एक संख्या है, इसके बाद में b संख्या है, इसका आपने a का गुणा b में किया, तो जो इसका आंसर होगा वो b गुणा a के बराबर ही होगा। यानी कि इसके आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगी। जैसे मैं एग्जांपल से बताऊं आपको, मैं इसी एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मैंने किया 2 गुणा 3, ठीक है, इसके बाद मैं लिख सकता हूं इसको 3 गुणा 2, मैंने इसके क्रम बदल दिए, आगे 2 था वो पीछे पहुंच गया, पीछे 3 था वो आगे आ गया, मैंने इनके क्रम बदल दिए, लेकिन इनका जो आंसर है वो अभी भी नहीं बदलेगा। क्योंकि आप देखो 3 का गुणा जब 2 से करोगे तो 6 आएगा, और 2 का गुणा 3 से करोगे तब भी कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो ये क्रम विनिमय नियम आपको एग्जांपल देगा इस प्रकार, और आपको वहां पर पूछेगा कि बताओ ये कौन सा नियम है, तो आपको वहां पे क्रम विनिमय नियम बताना होगा। आगे हम इसके एग्जांपल भी करेंगे और इसके बहुत अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी करेंगे। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि आपके सभी नियम है और आपके जो चैप्टर है पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए, और आपको इसको करने में कोई समस्या आगे ना हो। आप चाहे नवोदय का पेपर दें, चाहे सैनिक स्कूल का, चाहे आप आरएमएस स्कूल का एग्जाम दें, चाहे आप मिलिट्री स्कूल जो होता है उसका एग्जाम दें, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से देखना है। और जो बच्चे क्लास 5th से लेके 8th तक यानी 9th तक पढ़ रहे हैं, वो भी इसको अच्छे से देखें, क्योंकि ये सभी नियम आपको उन क्लासों में भी मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम अपना साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम में क्या होता है, साहचर्य जैसे देखो क्रम विनिमय नियम में इसका 2 संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, तो साहचर्य नियम में 3 संख्या का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, अगर जैसे बोलता है वो कि अगर a और b को हम अगर इस प्रकार लिख ले, यानी कि b और c को मैंने इस बार इस कोष्टक में लिखा, तो हम इसको अगर ऐसे करते हैं a प्लस बी प्लस सी, जैसे मैंने पहले कोष्टक लगाया पीछे वाली संख्याओं पर, पहले मैंने कोष्टक कहां पर लगाया, पीछे वाली संख्याओं पर, और बराबर करके जो कोष्टक है मैंने आगे वाली संख्याओं पे लगाया। तो जो साहचर्य नियम है वो कहता है कि अगर आप इस कोष्टक को पीछे लगाओ चाहे आगे लगाओ, आपका जो आंसर है वो बदलेगा नहीं, ठीक है। आपका जो आंसर है वो कभी चेंज नहीं होगा। और गुणा के लिए भी इसी प्रकार काम करता है। जैसे गुणा मैंने ये किया, मैंने पीछे वाली संख्याओं पर कोष्टक लगाया यहाँ पर, और बराबर करके मैंने 2 आगे वाली संख्याओं पर कोष्टक लगा दिया और पीछे इस प्रकार लिख दिया, तो अब भी इसका जो आंसर है वो बराबर ही रहेगा। आप इसको कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन माइनस और जो डिवाइड होता है उसके लिए आप यहाँ पर इसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको इनको अगर जोड़ना हो, जैसे आप पीछे कोष्टक लगा के जोड़ो चाहे आगे कोष्टक लगा के सभी को जोड़ो, तो आंसर आपका वो समान ही रहेगा। इस प्रकार जैसे गुणा के लिए भी यही है, आप जो इंटू है उसको पीछे वाली संख्याओं में कोष्टक लगा के लिख लो, चाहे आगे कोष्टक लगा के लिख लो, जो आपको जब इनका आप इंटू करोगे तो आंसर दोनों का सेम ही आएगा।
इसके बाद में हमारा है बंटन वितरण नियम। कौन सा नियम? बंटन वितरण नियम में क्या होता है, जैसे आपको इसको भी मैं समझाता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ए और मैंने प्लस करके कोष्टक में लिख दिया, प्लस नहीं, मैंने यहाँ पे लिखा ए गुणा कोष्टक में लिख दिया मैंने बी प्लस सी। अगर आप इसको खोलोगे तो इसका जो आंसर होगा वो आपको इसको कैसे खोलना होगा, ए का गुणा, देखो ए का गुणा दोनों संख्याओं में होगा क्योंकि बीच में प्लस है और ए गुणा में है और वो कोष्टक के बाहर है, तो इनका जो इंटू होगा वो कहां पे होगा, दोनों में अंदर होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए प्लस बी, ये हो जाएगा, ये सॉरी प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इंटू, तो बीच में क्या है इंटू, तो ए इंटू बी प्लस बीच में प्लस है, यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू सी। यानी कि ये बंटन वितरण नियम कहता है अगर कोई संख्या इस प्रकार है आपके सामने, आपने उसको ऐसे लिख दिया, यानी कि जैसे देखो यहाँ पे ए गुणा में है बी प्लस सी के, यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी, तो आपका जो आंसर होगा वो हमेशा सेम ही रहेगा। आपका जो आंसर, आप इसको सॉल्व करो चाहे आप इसको सॉल्व करो, आपका जो आंसर है वो गलत नहीं होगा, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो बंटन वितरण नियम है वो यही कहता है। तो गुणा के लिए इसको कैसे प्रयोग करते हैं वो भी आपको बताता हूं मैं, और इकाई का अंक हम दूसरी बार में जब बोर्ड पे लिखेंगे वो जब करेंगे। तो जैसे देखो गुणा का नियम कैसे काम करेगा, जैसे माने इसको हम ऐसे कर लेते हैं बी प्लस सी, ऐसे करता हूँ मैंने लिखा यहाँ पे ए प्लस बी और गुणा में लिख दिया सी। अगर आप इसको भी खोलोगे तो कैसे खोलेंगे, तो यहाँ पे करेंगे ए इंटू करना है किसका, सी का, और आएगा बीच में प्लस, और इसको कैसे खोलेंगे बी इंटू करना है सी का, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ए का इंटू करके हमने इसको लिखा, यहाँ पे सी का इंटू करके लिखा, आगे कोष्टक लगाओ चाहे पीछे कोष्टक लगाओ, जब आप इसको खोलोगे अगर इस प्रकार लिखोगे तो आपका जो आंसर होगा वो हमेशा सही होगा, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। तो आपको यही बात इसमें पूछेगा, जैसे आपको वो संख्याएं दे देगा इस प्रकार से और उसको ऐसे आगे खोल देगा, तो आपको बताना होगा वहां पर कि इस प्रकार से कौन सा नियम होगा, बंटन वितरण नियम होगा। चलो इसको एग्जाम्पल से और देखते हैं एक बार, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2, कोष्टक में गुणा करके मैं लिख दिया 3 + 4, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2 × 3 कोष्टक में बंद कर लो प्लस 2 × 4। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे और आप इसको सॉल्व करो चाहे इसको सॉल्व करो, आपका जो आंसर होगा वो हमेशा सेम ही आएगा। तो जो हमारे नियम थे संख्याओं पर, जो कि प्लस और इंटू पर ही लगा, यानी कि प्लस और इंटू ही इन नियमों का पालन करते हैं, जो माइनस और डिवाइड होता है वो इसके नियमों का पालन नहीं करता, ठीक है। तो जो हमारे चारों नियम थे वो अच्छे से हो चुके हैं। इसके बाद देखेंगे हम इकाई का अंक, शून्य के गुण और 1 के नियम। तो 1 के नियम क्या होते हैं, शून्य के गुण क्या होते हैं और इकाई का अंक क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे इकाई का अंक। तो इकाई का अंक में क्या होता है, जैसे इकाई का अंक, सबसे पहले इकाई का अंक होता क्या है, तो जो अंतिम अंक होता है किसी भी संख्या का उसे हम बोलते हैं इकाई का अंक। जैसे आपको ये संख्या दी हुई है, इसमें से आपको कोई पूछेगा बताओ इकाई का अंक क्या होगा, तो यहाँ पर जो इकाई का अंक होगा वो 7 होगा। इसके बाद में आगे जैसे आपको सवाल कैसे मिलेंगे, कुछ संख्या दे देगा इंटू में या प्लस में या डिवाइड में, किसी में भी दे सकता है, और वहां पे आपको पूछेगा कि बताओ यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको पता है आपको इकाई का अंक निकालना है, तो आपको जो एंड पर अंक है संख्या के उन्हीं का इंटू करना है, पूरी संख्या का इंटू नहीं करना है, क्योंकि आपको एंड वाला अंक चाहिए, वो हमेशा एंड के अंक से ही बनेगा। जब आप यहाँ पे 2 का गुणा करोगे 6 से तो आएगा 12, और आपको इसमें गुणा किसका करना है, 13 का। तो 13 का गुणा करना है तो 13 में से आपको केवल 3 लेना है, और 12 में से 2, जब 3 और 2 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 6, और यहाँ पे जो इकाई का अंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस सवाल का जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, 6 होगा। इसके बाद जैसे कोई भी संख्या है और उसके ऊपर घात लगी हुई है और आपको उसमें पूछ रहा है कि बताओ इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको जो एक एंड का अंक है उसी का यहाँ पर जो घात ऊपर लगी हुई है वो करना है, यानी कि जैसे यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो जो एंड का अंक होगा उसी का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 4, और यहाँ पे जो पूरा जो संख्या आपके सामने है इसका जो इकाई का अंक आप जब आप निकालोगे तो वो 4 ही होगा। इसके बाद आगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम आगे करेंगे, जिसमें आपको मैं बहुत अच्छे से प्रश्न भी दूंगा। और अब हम देखते हैं शून्य के गुण। तो शून्य के गुण क्या होते हैं, जब आप किसी भी संख्या का
शून्य में इंटू करोगे तो उसका जो आंसर होगा वो हमेशा शून्य होगा। ठीक है, इसके बाद में जब आप शून्य में किसी संख्या का भाग दोगे, शून्य में किसी संख्या का भाग दोगे तो जो उसका आंसर होगा वो भी हमेशा शून्य ही होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपने शून्य का किसी भी संख्या में भाग दिया तो जो इसका आंसर होगा वो होगा अपरिभाषित। क्या होगा? अपरिभाषित इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका जो आंसर क्या होगा? अपरिभाषित इसका आंसर होगा। इसके बाद में जैसे किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 है, किसी भी संख्या के ऊपर घात क्या है? 0 है, तो जिसका आंसर होगा वो क्या होगा? वो हमेशा 1 होगा। यानी आपको पेपर में सवाल भी मिलेगा, इससे आपको ये वाली बात अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर आपने किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 लगा दी, कितनी भी बड़ी संख्या है, अगर आपने उसके ऊपर घात 0 लगा दी तो उसका जो आंसर होगा वो हमेशा 1 होगा। आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। और 0 पे घात 0 अगर आप करोगे तो इसका जो आंसर है वो कभी भी आप नहीं निकाल पाओगे, तो इसका भी आंसर क्या होगा? अपरिभाषित होगा। क्या होगा? अपरिभाषित इसका आंसर होगा। इसके बाद में आगे देखते हैं, अब देखेंगे हम एक के नियम। एक के नियम जैसे एक के गुण क्या होते हैं? जब आप किसी भी संख्या का गुणा 1 में करोगे, इसका जो आंसर होगा वही संख्या आंसर होगा। जैसे आपने 1 में गुणा यहाँ पर कितने का किया? 4 का, तो इसका जो आंसर होगा वो 4 ही होगा। किसी भी संख्या का आप 1 में गुणा कर लो, वो संख्या होगी वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। जैसे दूसरी बात यहाँ पर क्या है? जैसे आपने 1 पर कोई भी घात लगाई, आपने 1 पर कितनी भी घात ले सकते हो आप, 10, 15, 20, 50, 100 कितने भी लिखो, उसका जो आंसर होगा वो भी हमेशा 1 होगा। उसका आंसर जो क्या होगा? हमेशा 1 होगा। 1 पर कितनी भी घातें लगाओ, उसका जो आंसर होगा वो 1 ही होगा। इसके बाद में जैसे अब जब प्लस की संख्या प्लस की 1 होगी तो आंसर फिक्स से हमेशा 1 ही आएगा। लेकिन जब माइनस की 1 पर घात लगाओगे आप तो उसका जो आंसर क्या होगा? वो आंसर अलग हो जाएगा। वो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे देखो, आपने लिखा यहाँ पे माइनस की 1 पे घात 2, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1। वो देखो क्यों? वो इसलिए जब आप माइनस की 1 का गुणा माइनस की 1 में करोगे तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्यों? माइनस से माइनस यहाँ पर कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर आंसर होगा माइनस का 1। वो इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है जब माइनस की 1 इंटू माइनस की 1 इंटू माइनस की 1 आप करोगे तो 1 माइनस से तो 1 माइनस कट जाएगा, लेकिन 1 माइनस यहाँ पर रह जाएगा, इसलिए जो आंसर होगा वो माइनस का 1 यहाँ पर आएगा। ठीक है, आपको ये वाली बात अच्छे से ध्यान रखनी है। तो हमारे जो 3 इसमें हेडिंग है वो समाप्त हो गई। इकाई का अंक, शून्य के गुण और 1 के गुण। इसके बाद में हम देखेंगे विभाज्यता के नियम। किसके नियम? विभाज्यता के नियम, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल्स, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा काम के होंगे, क्योंकि इन्हीं डिविजिबिलिटी रूल एक ऐसा रूल्स है जिसमें कि हम संख्याओं के सभी के नियम देखेंगे और उससे आपका जो ऑप्शन होंगे वो अच्छे से, यानी कि ऑप्शन से ही आप किसी भी प्रश्न का आंसर दे सकते हो। आपको बहुत ही जल्दी वहां पर आंसर मिलेगा, तो आप उसको जरूर देखना। अभी आप इसको अच्छे से नोट करो। इसके बाद में हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल में हम सभी संख्याओं के एक एक करके सभी संख्याओं के क्या देखेंगे? डिविजिबिलिटी रूल। आप सभी अच्छे से उनको देखते हुए जाना। तो सबसे पहले हम देखेंगे जैसे एक का विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो 1 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, उसके बाद में 2 का, फिर 3 का, 4 का, 5 का, इसी प्रकार सभी का हम जो डिविजिबिलिटी रूल है वो देखेंगे। तो डिविजिबिलिटी, पहली बात, डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? विभाज्यता का मतलब क्या होता है? एक तरह से होता है भाग देना, किसी भी संख्या में भाग देना। तो जब आप, जैसे मैं एग्जांपल से बताऊं, किसी भी संख्या में जब आप 1 का भाग दोगे तो जो हमेशा संख्या होगी वही आपका आंसर होगा। तो 1 का बहुत नॉर्मल नियम होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता। इसके बाद देखते हैं 2 का। अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा वो देखते हैं। जैसे एग्जांपल से हम बताऊं मैं आपको, जैसे कोई संख्या लिखी हुई है और आपको बताना है कि ये संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। कहने का मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, वो आपको बताना होता है। तो उसके लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी संख्या का एंड का अंक, अंतिम अंक अगर 2 से विभाजित हो जाए तो वो पूरी संख्या 2 से कटेगी।
नहीं तो वो संख्या 2 से नहीं कटेगी। कहने का मतलब ये, आपको इसमें क्या करना है, केवल एंड का अंक काट के देखना है। तो यहाँ पे ये पूरा पूरा कट रहा है, कोई भी शेष नहीं बच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी संख्या आपको दिख रही है 246, ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, इस प्रकार देखते हैं। तो 2 के लिए आपको याद रखना है कि अगर एंड का अक्षर यानी कि अंतिम अक्षर अगर 2 से कट जाए तो वो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, आप इसके लिए ये भी याद रख सकते हो, यदि किसी भी संख्या का एंड का अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये सब आ रहा हो तो वो संख्या 2 से हमेशा कटेगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम, देखो इससे जुड़ा ही हुआ किसका है, जैसे मैं एक एक से 2 के बाद देख लेते हैं हम 4 का। देखो क्या है, क्योंकि जो 4 का नियम है वो 2 से ही जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम 4 का देखते हैं पहले, 3 का बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 4 का नियम। तो 4 के नियम में क्या होता है, जैसे 4 का नियम कैसे काम करता है, जैसे कोई संख्या है आपके सामने, कोई कितनी भी बड़ी संख्या है और आपको उसको बताना है कि संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं, यानी कि ये संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं, यानी कि 4 का विभाज्यता का नियम इस संख्या पर लागू हो रहा है कि नहीं, वो देखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया कि 2 के लिए आपको क्या करना था कि एंड का अंक देखना था, लेकिन 4 के लिए आपको अंतिम 2 अंक देखने हैं। यानी कि आपके सामने 42,024 लिखा हुआ है, इसमें से आपको केवल 24 को देखना है और ये देखना है कि 24 लास्ट में लिखा हुआ है, ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर ये 24 4 से कट जाए तो मान लेना कि ये पूरी संख्या 4 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। यानी कि यहाँ पे आपने देखा कि 4 छिक्के 24 होता है, यानी कि पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी संख्या है 4 से कटेगी। तो 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो यह होता है कि अगर अंतिम 2 अंक, यदि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। इसी से मिलता जुलता हुआ एक और है आगे 8 का डिविजिबिलिटी रूल। 8 के रूल में क्या होता है कि इसमें देखो आपने देखा कि 2 में आपने देखा अंतिम अंक, उसके बाद में 4 में आपने देखा अंतिम 2 अंक और 8 में क्या देखेंगे, अंतिम 3 अंक। जैसे मैंने आपके सामने कोई संख्या लिखी जैसे मैंने आपके सामने कोई संख्या लिखी और आपको इसमें से बताना है कि बताओ कि ये संख्या 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी, यानी कि इसमें 8 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अंतिम 3 अंकों में भाग दे के देखना होगा, केवल अंतिम कितने अंकों में, 3 अंकों में भाग देना है 8 का। अगर अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए तो आपको मान लेना है कि पूरी संख्या, मान लेना क्या, वो हमेशा ही संख्या 8 से कटेगी। यानी कि अगर अंतिम 3 अंक यहाँ पर कट गए 8 से तो पूरी संख्या किससे, 8 से कट जाएगी, यानी कि उसमें 8 का भाग चला जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 8 पंच 40 होगा, तो उसके बाद में 8 एकन 8, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पूरा पूरा 8 का भाग जा रहा है, इसलिए ये संख्या 8 से विभाज्य होगी, पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी, ये वाली पूरी 4 से होगी। इस प्रकार आपको यहाँ पर आंसर देना होता है। इसके बाद आगे देखते हैं, चलो मैं आपको इसको इरेज करता हूं, इसके बाद में आगे देखेंगे। हमने देख लिया 1 का, 2 का, 4 का और 8 का नियम तो हम सीख चुके हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा अभी। अब देखते हैं हम 3 का नियम। तो जो 3 होता है उसका इकाई का अंक कैसे प्रयोग होता है वो, जैसे मान लो आपके सामने कोई संख्या लिखी हुई है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, और आपको बताना है कि ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं। अगर आप इसको नॉर्मल इसमें भाग दोगे तो आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। मान लो ये तो छोटी है और इतनी बड़ी संख्या हो जाएगी तो आपको इसमें भाग देने में क्या लगेगा, टाइम। लेकिन इसका जो नियम है, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, वो आपको याद रखनी है। अगर इन सभी संख्याओं के अंकों का योग का मतलब इनका प्लस करके आप इनको जोड़ के 3 से काटोगे तो वो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। यानी कि जैसे मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूं 6 + 2 + 3 + 2 + 4। अगर ये सब पूरी संख्या
इसको जोड़ने के बाद में 3 से कटेगी, तो ये पूरी संख्या भी, ये वाली संख्या पूरी 3 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। जैसे मैं इसको देखता हूं, यहाँ पे आप देखो इसको जोड़ते हैं, 6 और 2 8, 8 और 3 होता है 11, 11 और 2 कितना होता है, 11 और 2 होता है 15, सॉरी 11 और 2 13, 13 और 4 होता है 17, यानी कि यहाँ पे आया 17 और इसको भाग देना है 3 से। आप बताओ 17 में 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी संख्या आपको दिख रही है, ये 3 से विभाजित नहीं होगी, यानी कि ये पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अगर आप इनके अंकों को जोड़ के 3 से काट पा रहे हो तो मान लेना कि वो संख्या 3 से कटेगी। अगर इनके अंकों को यहाँ पे देखो 15 तक तो ये कट जाएगी, लेकिन 2 शेष बच जाएगा, यानी कि पूरा पूरा इसमें भाग नहीं गया, इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, इसका देखो एक तो नॉर्मल तरीका, आप पूरे को जोड़ जोड़ के कर रहे हो। इसका एक आसान तरीका क्या है, आप यहीं पे कर सकते हो। देखो 6 से 3 कट जाएगा, इसके बाद 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे 6 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, सॉरी 4 और 2 को जोड़ोगे तो 6 होगा, वो भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 रह जाएगा, इसलिए ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। इसके बाद देखते हैं, मैंने आपको 4 का नियम सिखा दिया, इसके बाद में 5 का देखते हैं। किसका, 5 का। देखो 5 का नियम बहुत ही आसान है। अगर किसी भी संख्या का अंतिम अक्षर, अंतिम अंक 0 या 5 है, यानी कि 0 या 5 है, तो वो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा, जैसे मैंने लिखा 40, इसमें आपको भाग देना है 5 से, तो अंत में क्या आ रहा है, 0, तो ये संख्या 40 जो है वो किससे कटेगी, 5 से वो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे आप कोई भी बड़ी भी संख्या, कोई कितनी भी बड़ी संख्या ले सकते हो, आपको बताना कि बताओ ये संख्या 5 से कटेगी कि नहीं। आपको केवल अंतिम अंक देखना है, अंतिम अंक क्या है, 5। अगर अंतिम अंक 5 से कट रहा है तो मान लेना कि पूरी संख्या 5 से कटेगी। तो आपको ये 2 अंक ध्यान रखने हैं कि अगर अंतिम 2 अंक 0 या 5 है तो वो पूरी संख्या 5 से कटेगी। इसके बाद देखते हैं 6 का नियम। तो 6 का नियम कोई याद करने का नियम नहीं है, ये जो नियम है वो पिछले वाले जो हमने अभी रूल्स सीखे थे उनसे ही बना हुआ है। देखो कैसे, आपको पता है जो 6 है वो 3 गुणा 2 से बना हुआ है। आप 2 गुणा 3 करोगे तो कितना आएगा, 6, 3 दूनी 6। तो देखो आपको मैंने 2 का नियम सिखा दिया और 3 का नियम भी मैंने आपको सिखा दिया। तो आपको 6 से किसी संख्या को काटने के लिए क्या करना होगा कि उसमें 2 का नियम लगाना होगा और 3 का नियम लगाना होगा। यानी कि कोई संख्या हो, जैसे मैंने माना यहां पे मैंने संख्या लिखी 30 और मुझे बताना है कि ये संख्या 6 से कटेगी कि नहीं। तो आपको क्या करना है, 6 से कोई नियम नहीं लगाना है, आपको केवल 2 का और 3 का नियम देखना है। देखो 2 के नियम से एंड का अक्षर इसमें क्या है, 0 है, वो 0 2 से कट जाएगा, इसका मतलब 2 से तो ये कट रही है। इसके बाद देखते हैं 3 का नियम। तो 3 का नियम क्या था, इनके अंकों को जोड़ेंगे। जब 0 को 3 को आप जोड़ोगे तो क्या होगा, 3 का 3, 3 से 3 कट जाएगा, इसलिए ये संख्या पूरी 6 से कट जाएगी। समझे आप। तो 6 का नियम कोई नियम नहीं होता, वो 3 और 2 का नियम आपको उसमें लगाना है। 3 और 2 का नियम वहां पर अगर भाग दे रहा है तो मान लेना कि पूरी संख्या वो 3 से कटेगी, थोड़ी 6 से कटेगी। इसके बाद में आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 7 का नियम। ठीक है, देखो 7 का नियम कोई खास ज्यादा फायदेमंद नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, कोई मान लो आपके सामने संख्या लिखी हुई है और आपको उसको 7 से बताना है कि संख्या 7 से कटेगी कि नहीं। तो आपको क्या करना है, देखो इसका तरीका सही भी है, यानी कि आसान भी है, लेकिन ज्यादा काम का नहीं होता है वो। इसमें से क्या करना होता है कि जो अंतिम अंक होता है उसको, जो आगे वाली संख्या होती है उसमें से घटाओ, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 38। और जो 38 बचा उसको देखोगे, अगर जो 7 से कट रहा है तो पूरी संख्या 7 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। तो यहाँ पे देखो 38 7 से नहीं कटेगा, यानी कि ये संख्या पूरी 7 से विभाजित नहीं होगी। तो देखो इस प्रकार से काम करता है ये। जैसे मान लो और एग्जांपल इसका देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा संख्या और ये बड़ी संख्या लिखी, ये दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मैंने आपके सामने ये संख्या लिखी और अब मुझे बताना है कि ये संख्या बताओ
7 से विभाजित होगी या नहीं होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 42 में से ये 7 यानी अंतिम अंक, जो अंतिम अंक होगा वो आगे वाली पूरी संख्या में से घटा देना है। तो यहाँ पे इसमें से जब आप इसको घटाओगे तो कितना आएगा 35, और आपको 35 को देखना है कि 7 से कटेगा कि नहीं। तो आपको दिख रहा होगा ये 35 है वो 7 से पूरा पूरा कटेगा 5 बार। और मान ले अगर ये वाला यहाँ पर 5 से कट गया यानी कि 7 से कट गया, तो मान लेना ये पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। तो आपको अंतिम अक्षर इस पूरी हुई संख्या में से घटा के उसमें 7 का भाग देना है। और वो जो आपने घटा के संख्या निकाली वो 7 से विभाजित हो रही है, तो मान लेना कि पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। इसके बाद जो 8 का नियम है मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद में हम देखेंगे 9 का नियम। जो 9 का नियम है वो बिल्कुल 3 की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? 3 की तरह कार्य करता है। ठीक है, 9 का नियम। तो 9 के नियम के लिए जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा इस प्रकार ये वाला, और मुझे बताना है कि ये संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। इसके लिए जो मैंने 3 का नियम बताया था वही कार्य करता है। अगर इन सभी संख्याओं का अंकों का योग, अंकों का जोड़ अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। यानी कहने का मतलब ये, जब आप 9 प्लस 2 प्लस 6 4 प्लस 6, अगर ऐसे ये इनका अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। तो यहाँ पे इसको जोड़ लो, 9 और 2 11, 11 और 5 4 होता है 15, 15 और 6 कितना होता है 21, और 21 देखो 9 से नहीं कटेगा, यानी 9 दूनी 18 तो पूरा पूरा हो जाएगा, लेकिन 3 क्या बचेगा शेष, और ये 3 शेष बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पूरा पूरा इसका भाग नहीं जाएगा, यानी कि ये संख्या आपको दिख रही है ये 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हो या फिर देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। आपको पता है यहाँ पे 9 से 9 कट जाएगा, इसके बाद में इनको जोड़ लो, कितना हो रहा है यहाँ पे 6 और 4 होता है 10, 10 और 2 12। अब 12 में जब 9 का भाग दोगे तो कितने बार जाएगा एक बार, लेकिन 3 क्या बचेगा शेष, यानी कि पूरा पूरा इसमें भाग नहीं जा रहा है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कोई भाग जा रहा हो, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, जैसे आपके सामने ये संख्या लिखी हुई है आप, और आपको बताना है कि बताओ कि संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो देखते हैं, तो इसको काटने के लिए क्या करना है आपकी, इसके अंकों को काटना है। तो 9 से 9 कट जाएगा, इसके बाद में इसको जोड़ते हैं, 2 और 8 होता है 10, 10 और 8 होता है 18। अब देखो 18 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी संख्या अब 9 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं 10 का नियम। 10 का नियम क्या कहता है? 10 का नियम कहता है कि अगर अंतिम अंक अगर शून्य हो, अंतिम अंक अगर क्या हो शून्य, तो वो पूरी संख्या 10 से कटेगी, इसके अदरवाइज नहीं कटेगी। जैसे कोई संख्या लिखी हुई है उसके अंत में क्या आ रहा है 0, तो मान लेना कि वो पूरी संख्या 10 से कटेगी, यानी पूरी संख्या क्या होगी 10 से वो कट जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे। और देखो 10 का नियम बहुत आसान है, इसमें कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है। देखो 3 का 9 का भी सेम है बिल्कुल, इसमें अंकों का योग जोड़ते हैं। इसके बाद देखते हैं हम 11 का। देखो आपको 11 का नियम ध्यान रखना अच्छे से, है ना, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा काम का है। इसको देखो कैसे, जैसे कोई संख्या लिखी हुई है आपके सामने, और आपको बताना है कि ये संख्या 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें जो विषम स्थानों पे अंक आ रहे हैं उनको जोड़ना है, और सम स्थानों पे जो अंक आ रहे हैं उनको जोड़ना है, और उनका अंतर निकाल के 11 से काट के देखना है। और 11 से उनका जो अंतर है कट जाएगा, तो मान लेना कि वो संख्या पूरी 11 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। तो देखो यहाँ पे 1 कौन से स्थान पर आ रहा है, 1 के साथ 4 कौन से स्थान पर आ रहा है 1 पर, और 1 क्या होता है विषम। इसके बाद में 6 कौन से स्थान पर आ रहा है, दूसरे स्थान पर 2 क्या होता है सम। तो आपको विषम विषम संख्याओं को जोड़ना है, विषम स्थान वाली संख्याओं को जोड़ना है, और सम स्थान वाली संख्याओं को जोड़ना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊं, 4 और 2 कौन से स्थान पर आ रहा है, विषम स्थान पर आ रहा है, तो 4 को और 2 को जोड़ना है, और 6 और दूसरा वाला 6 कहां पर आ रहा है, सम स्थान पर आ रहा है। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, और इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 12, और इनको आपको क्या निकालना है, इनका अंतर। क्या निकालना है, इनका अंतर। अंतर निकालेंगे तो होगा 12 माइनस 6, तो आएगा 6। और आप देखो 6 में 11 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी,
11 से ये पूरी संख्या विभाजित नहीं होगी। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल और देखते हैं इसका। जैसे मैं लिखूं, मैंने ये लिखा, इसमें आपको विषम स्थानों को अलग जोड़ना है और सम स्थानों को अलग जोड़ना है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो विषम स्थान पे क्या है, यहाँ पे देखो विषम स्थान पे क्या आया, 2 आया, ये वाला 2 और ये 2, यानी तीनों 2 के अंक कहां पे आए, विषम स्थानों पे। तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। कितना होगा, 6। और सम स्थानों का कितना होगा, 2 और 1 और 6, तो ये कितना होगा, 7। जब आप 7 में से 6 को घटाओगे तो कितना आएगा, 1। और 1 11 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। ये पूरी संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद देखो 12 का और देख लेते हैं आगे, फिर आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं है, आपके एग्जाम में इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, इसके बाद में आपको जो मिलती हुई संख्याओं से ही पूछेगा। देखो 12 का क्या होगा, आपको पता है 12 किससे बनी हुई है, मिलके देखो, जैसे आपको पता है जो अभाज्य संख्याएं होंगी उनमें आपको उसी संख्या का नाम पता होना चाहिए, लेकिन जो भाज्य संख्याएं होंगी वो संख्या से किसी ना किसी संख्या से मिलकर बनी होती है। इसको देखो, आपको संख्या के क्या कर लेने हैं, फैक्टर कर लेने हैं। क्या कर लेने हैं, फैक्टर। तो 12 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे 6 बार, 2 से, फिर 2 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार, तो ये संख्या बनी। यानी कि जो 12 के फैक्टर है वो क्या है, 2 गुणा 3। अगर आपको बताना है कि मान लो कोई संख्या आपके सामने लिखी हुई है और आपको बताना है, बताओ ये संख्या 12 से विभाजित है कि नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है, 12 का कोई नियम नहीं होता है, आपको 2 3 का 2 का नियम लगाना है और आपको वहां पर आंसर निकालना है। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे कि ये नियम कैसे कार्य करेगा। तो देखो, आपको 2 का नियम लगाना होगा, 3 का नियम लगाना होगा, और जो सेम संख्याएं होंगी उनका गुणा करके भी इससे भी भाग वहां पर देना, उसका भी नियम वहां पर लगाना होता है। यानी यहाँ पे 2 का अंक 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे 2 गुणा 2 करोगे तो 4, यानी कि आपको 3 से देखना है, 2 से देखना है और 4 से भाग दे के देखना है। अगर 2 3 4 इनसे भाग चला जाए तो मान लेना कि वो पूरी संख्या भी 12 से कट जाएगी। देखो 2 का नियम यहाँ पे काम करेगा, अंतिम अक्षर क्या है, 6 है, 2 का नियम काम कर रहा है। इसके बाद देखते हैं 4 का नियम। 4 के नियम के लिए क्या होता है, अंतिम 2 अक्षर अगर 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो यहाँ पे देखो, ये संख्या 26 है और 26 में 4 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके सामने संख्या लिखी हुई है, ये 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आगे और भी मुझे कुछ इसमें सवाल मिलेंगे आगे जो विभाज्यता के हो, तो उनके लिए भी मैं आपको आगे समझा दूंगा, लेकिन आपके लिए अभी इतना ही काफी है। इस वीडियो को मैं अब ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वीडियो ज्यादा बड़ी होगी तो आप इसको अच्छे से समझ नहीं पाओगे, इसलिए अपनी वीडियो को मैं अब यहीं पर समाप्त करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको पता है आपके लिए मैं कितनी मेहनत करता हूं, और आपके लिए पूरा मैं आपको लिख लिख के समझा रहा हूं अच्छे से। मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जिससे कि मैं आपको लिखा हुआ मुझे पीडीएफ बना के ले आऊं, मेरे पास नॉर्मल बोर्ड है, इस पर मैं आपके लिए लिख लिख कर अच्छे से लेके आ रहा हूं। तो आप सभी को क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है, जिससे कि मेरी प्रत्येक वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो इसी के बाद हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। उस क्लास में मैं आपको बताऊंगा इसके बाद हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। इसके क्या करेंगे, क्वेश्चंस। तो ये हमारी पहली क्लास थी, कौन सी क्लास थी, यानी कि जो मैराथन क्लासेस की पहली है, यानी कि जो चैप्टर का नाम क्या था, पूर्ण संख्या, यानी जो पूर्ण संख्या चैप्टर है उसकी जो हमारी आज की पहली क्लास हो गई। इसके बाद जो दूसरी क्लास होगी उसमें हम सीख लेंगे इसके क्वेश्चंस, क्योंकि अगर इसी क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा तो ये क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, यानी बड़ी हो जाएगी और आपको समस्या फिर हो सकती है। इसलिए इसके बाद दूसरी क्लास में लेके आऊंगा आपके लिए, कल या परसों आपको वो मिल जाएगी। उस क्लास में हम इसके बहुत सारे प्रश्न करेंगे और उन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखना, और जो मैंने आपको यहाँ पे इस क्लास में बताया है आपको इसको नोट जरूर करना है। आप वीडियो को रोक टोक के अच्छे से नोट कर लेना, और जिससे कि आप इसका आगे रिवीजन भी कर पाओ और आपका ये चैप्टर अच्छे से अच्छा हो पाए, आप इसके क्वेश्चंस को हल कर पाओ। ठीक है, आपको जब आप दूसरी क्लास को देखो क्वेश्चंस वाली को, तो आपको इसका रिवीजन करके आना है, जिससे कि आप वहां पर क्वेश्चन अच्छे से कर पाओ। तो इसी के बाद मिलेंगे हम कल या परसों। तो आप सभी वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।